हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जब तक पता नहीं चला था, उससे पहले यह समझा जाता था कि प्राचीन इतिहास में सबसे पुरानी जो सभ्यता है वह वैदिक काल को माना जाता था। लेकिन जैसे ही सिंधु सभ्यता की खोज हुई, तत्पश्चात यह मालूम चल गया कि वैदिक काल से पहले भी एक सुसज्जित, एक अच्छी एक व्यवस्था थी, एक सभ्यता थी जो हमारे भारत में थी। तो इस सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर थोड़ा इसका परिचय की बात करें तो विश्व की प्राचीन यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से एशिया के जो मुख्य रूप से एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, जो आज के यानी कि वर्तमान के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में इसका विस्तार है। यानी कि इन 3 देशों में सिंधु सभ्यता की स्थलें पाई गई। क्योंकि देखिए, सिंधु सभ्यता जो है इसकी कोई लिखित, जैसे वैदिक काल का क्या है, एक लिखित उसमें एक लिखित प्रमाण मिलता है। लेकिन जो हमारा सिंधु सभ्यता है उसकी कोई लिखित प्रमाण आपके पास नहीं है। उसकी क्या है, उसके द्वारा खोजी गई स्थलें, जिनसे पुरातात्विक वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, जिन चीज़ों से हमें यह मालूम चलता है कि सिंधु सभ्यता नामक कोई स्थल भी था। ठीक है, तो इसलिए अफगानिस्तान में भी उस तरह का स्थल मिले हैं। सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वो अफगानिस्तान से भी मिले हैं, पाकिस्तान से भी मिले हैं और भारत में भी मिले हैं। ठीक है, अगर बात करें तो यह मिस्र, मेसोपोटामिया एवं चीन की सभ्यता के ही समकालीन है। यह जो सिंधु सभ्यता है यह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, इन तीनों के समकालीन ही है। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं इसके विस्तार के विषय में, अगर इसके विस्तार के विषय में कहें और एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 4 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। इन चारों में से सबसे व्यापक एवं सबसे चर्चित भी इसी सभ्यता को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता को। इसका विस्तार की अगर बात करें तो इसका विस्तार की अगर बात करें हम लोग, तो इस हड़प्पा सभ्यता यानी इस सिंधु सभ्यता की यदि विस्तार की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा और विशाल था। शुरुआती में इस सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में था। तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण पूर्व की दिशा में हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक हो गया। क्या हम लोग समझ रहे हैं कि सबसे शुरुआती में जो इसका फैलाव था, सिर्फ इसके जो स्थल प्राप्त हुए थे वो पंजाब प्रांत और सिंध से, इन 2 ही स्थलों से प्राप्त हुई थी। क्योंकि कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब इस प्रकार से और खोज की गई तो दक्षिण पूर्व दिशा में इसकी विस्तार बढ़ी, और दक्षिण पूर्व दिशा में इसकी विस्तार जब बढ़ी तो क्या हुआ, तत्पश्चात यह देखा गया कि यहाँ पर जो है इसके एरिया जो है और ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि कहाँ इसके एरिया हो गया, अगर भारत की बात करें तो यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से प्राप्त होने लगी। ठीक है, तो इसके बाद इसका फैलाव का अगर बात करें, इसका फैलाव यानी इसका विस्तार का बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल यदि कहा जाए तो आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है। सबसे पूर्वी यदि बात करें तो आलमगीरपुर जो मेरठ में है। और अगर सबसे पश्चिमी छोर का अगर बात करें तो सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है। यानी कि बलूचिस्तान से लेकर के यूपी मेरठ जो आलमगीरपुर है वहाँ तक इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई मानी जाती है, और इसकी कुल लंबाई मानी जाती है कि करीब 1600 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। इसके बाद अगर बात करें ये उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे उत्तरी जो पॉइंटेड है, यानी सबसे उत्तरी जो छोर है उसमें क्या है, जम्मू कश्मीर की अखनूर के एक स्थान जो मांडा
जो माडा है वो माडा है, जो कि चिनाब नदी के तट पर है। और अगर इसकी दक्षिणी छोर की बात करें तो दक्षिणी छोर पर नर्मदा नदी तट पर स्थित महाराष्ट्र में एक दैमाबाद नामक एक स्थल है, जो कि है, यानी कि उत्तर में क्या हो गया माडा, और अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र के दैमाबाद। इन दोनों के बीच की अगर कुल लंबाई बोला जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इन दोनों के बीच की कुल लंबाई टोटल आपका 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आया। इसके बाद इसका प्रारंभिक विस्तार से जो प्राप्त हुआ था उसमें संपूर्ण क्षेत्र एक त्रिभुजाकार प्राप्त होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक त्रिभुजाकार प्राप्त हुआ था, और एक त्रिभुजाकार प्राप्त हुआ था इस प्रकार। और इसका जो क्षेत्रफल अगर माना जाए, यह एक त्रिभुजाकार आकार था। तो इस तरह से पूछा भी जाता है प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो किस आकार का था। तो ऑप्शंस में दिया हो रहेगा आयतकार, वृत्तकार, चाहे त्रिभुजाकार। तो आपको फिर उसमें से ऑप्शंस को छांट करके इसमें मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आकार था वो किस प्रकार से था, वो त्रिभुजाकार है। इसकी जो आकार प्राप्त हुई वो किस प्रकार से है, त्रिभुजाकार। अब इसका अगर क्षेत्रफल का बात करें कि यह सभ्यता कितनी बड़ी क्षेत्रफल पर व्यवस्थित थी, तो इसका क्षेत्रफल कुल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर के लगभग था। इसका क्षेत्रफल आंका गया है वो कितना है, करीब 12,99,660 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 3 लाख के करीब, नहीं सॉरी 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के करीब इसका क्षेत्रफल को मापा गया है। ठीक है, यह वर्तमान में अगर बात किया जाए तो यह वर्तमान के पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, साथ ही साथ यह मिस्र एवं मेसोपोटामिया के टोटल क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए तो इन मिस्र एवं मेसोपोटामिया के टोटल क्षेत्रफल के 12 गुना बड़ा है, इससे 12 गुना बड़ा है करीब कौन, तो ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब इससे प्राप्त स्थलों की बात करें, तो अभी वर्तमान में करीब इस पूरे हड़प्पा सभ्यता यानी पूरे सिंधु सभ्यता में कुल जो स्थलें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं, लेकिन इसको खुदाई करने पर इसके पुरातत्व विभागों के द्वारा जब इसकी खुदाई की गई तो इसमें अभी तक वर्तमान में 1500 से अधिक स्थलें प्राप्त हो चुकी है। कितने से अधिक, 1500 से अधिक स्थलें प्राप्त हो चुकी है, जिसमें से 900 से अधिक भारत पे है, और 500 से अधिक पाकिस्तान पर और 2 अफगानिस्तान पर है। यानी टोटल कितने स्थल पाए गए हैं टोटल अभी तक जो कुल स्थलें जो प्राप्त हुई है वो टोटल 1500 से प्लस है, जिसमें से भारत में 900 से अधिक है, पाकिस्तान में 500 से अधिक है और अफगानिस्तान में 2 है। ठीक है, तो अब शुरुआती करते हैं, जानते हैं कि इसकी खोज कब से शुरू की गई थी। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी खोज कब शुरू की गई थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज के विषय में क्या कहा गया। अब जैसे खोज किया गया तो अभी तक 900 प्लस खोज हो चुकी है, तो इससे पहले भी तो जब शुरुआती किया गया होगा, जब इसकी खोज की, इस सभ्यता की खोज की, तो क्या इसके बीच की राज रहा है, आइए इसको जानते हैं। तो कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिले, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। क्या हुआ कि जब 7वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में लोगों ने ईंट बनाने के मकसद से क्या खुदाई किया, तब वहाँ के लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से बनाई हुई ईंट वहाँ से प्राप्त हुए। तब वहाँ से प्राप्त हुए तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से खोज और नहीं किया और ना ही इसके बारे में कुछ दूसरा सोचा। उन लोगों ने यह सोचा कि यह भगवान का चमत्कार है और उसका उपयोग क्या किया, घर बनाने में कर दिया। उसके बाद यह बात स्टार्ट होती है बाद में 1826 के आसपास में।
तो उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन्स ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। चार्ल्स मेसन्स ने 1826 में पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा, जिसकी जानकारी हमें उसके द्वारा रचित नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका से प्राप्त होती है। नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका से प्राप्त होती है। यानी कि चार्ल्स मेसन्स जो था उस समय के ब्रिटिश शासनकाल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक पर इसकी लिखी थी, क्योंकि इसे कहीं कहीं से कुछ पुरातात्विक कुछ चीज़ें इसको प्राप्त हुई थी। सिंधु काल की कुछ वस्तुएं इन्हें प्राप्त हुई थी, लेकिन इन्हें कोई भी स्थल अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन्हें सिर्फ क्या था, इन्होंने एक लिखा था अपनी पत्रिका में कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के विषय में सबसे पहले इन्होंने लिखा था, लेकिन इसे किसी प्रकार के कोई पुरानी स्थलें प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद इसी के द्वारा रचित इस नैरेटिव ऑफ जर्नी बुक को पढ़ने के बाद जो कनिंघम ने है वो 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। यानी कि जब कनिंघम ने को लगा कि इस नैरेटिव ऑफ जर्नी पत्रिका में जो चार्ल्स मेसन्स ने जो मेंशन किया है उसके आधार पर उन्होंने क्या क्या सर्वेक्षण करने का कोशिश किया। और जब उन्होंने सर्वेक्षण किया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उन्होंने किसी प्रकार का स्थल की खोज नहीं कर पाए। और इस तत्पश्चात इस पर क्या हुआ, इसके हाथों जो प्राप्त होना था, इन्होंने जो खोज करना चाह रहा था सिंधु सभ्यता के विषय में, वो प्राप्त नहीं हुए। तत्पश्चात इसको क्या हुआ, असफलता हाथ लगी। तो आप इसके बारे में यहाँ तक तो हम लोग समझें कि 7वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ईंट बनाने के मकसद से जब खुदाई की गई तो वहाँ बनी बनाई वहाँ से ईंटें प्राप्त हुई। और चार्ल्स मेसन्स ने 1826 में पहली बार इस विद्या के विषय में खोज की। और उसके बाद 1856 में कनिंघम ने इसमें कोशिश की, लेकिन ये असफलता इसके हाथ लगी। उसके बाद इसी साल 1856 ईस्वी में ही क्या है, 1856 में बर्टन बंधु द्वारा 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। क्या किया गया, 1856 में जब कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का कार्य हो रहा था, उस समय क्या हुआ, बर्टन बंधुओं को उन स्थलों से कराची से लाहौर के मध्य जो रेलवे लाइन जो बिछाया जा रहा था वहाँ पर खुदाई करने पर वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। उन ईंटों को देखने से वह बहुत पुराने लग रहे थे और उसकी जानकारी उन्होंने क्या किया, सरकार को दे दिया। यानी कि उस काल के ब्रिटिश सरकार को उन्होंने जानकारी दे दिया। फिर क्या हुआ कि और उन सब ईंटों का जो प्रयोग है उन लोगों ने क्या किया, उन सब ईंटों का प्रयोग उसी रेल की पटरी को बनाने में जो कार्य था उस कार्य में इसको लगा दिया। इसी क्रम में क्या हुआ कि इस खबर को सुन करके कि रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं को, यानी कि बर्टन बंधु 2 भाई थे, जिनमें से एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों के सूचना के सुन करके, इन दोनों के द्वारा दिए गए सूचना को सुन करके अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में 1861 को पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। क्या की गई, अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। कब, तो 1861 को। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश पर पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की गई, तो कब की गई, 1861 में। इसके बाद क्या हुआ, इस सभ्यता के विषय में खोज होने लगी, शुरू हो गई, लेकिन इस विषय में किसी ने भी खोज नहीं कर पाई। इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई स्थल की खोज नहीं हुई। तब क्या हुआ कि 1902 में लॉर्ड कर्जन, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश शासनकाल के जो गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का महानिर्देशक बनाया गया। किसे बनाया गया महानिर्देशक, तो लॉर्ड कर्जन जो उस समय के जनरल गवर्नर थे, उनके द्वारा जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का महानिर्देशक बनाया गया। ठीक है, पुरातात्विक विभाग का महानिर्देशक बनाया गया। 1921 में
तो और इन जॉन मार्शल जो है, ये जॉन मार्शल के जो नेतृत्व में दो व्यक्ति काम करते थे। एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। एक का नाम राखलदास बनर्जी और एक का नाम दयाराम साहनी। तो यह बात इन्हीं के अंडर पे काम करते थे। कौन? एक दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी। तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया गया, यानी कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज हो गई। इसलिए दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता भी माना जाता है। क्या कहा जाता है? दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता भी कहा गया है या माना गया है। और इसके एक साल बाद ही यानी 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की भी खोज कर ली। इसके एक साल बाद ही क्या हुआ? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर ली। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यह रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए हड़प्पा की खोज किसके द्वारा हुआ? दयाराम साहनी। और राखलदास बनर्जी के द्वारा क्या हुआ? मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या हुआ, इस ये जो सिंधु सभ्यता के विषय में जो खोज चल रही थी, इसके विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो गई, यानी कि इससे प्राप्त स्थलें प्राप्त हो चुकी है। जो इन्हें स्थलें चाहिए थी, इनसे कुछ इन्हें प्रमाणित मिल चुका था। अब क्या था? अब इसके विषय में, अब इसके थोड़ा सा हम लोग नामकरण के विषय में जानेंगे कि इसके नामकरण क्या, और इनसे जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण स्थलें थी, जितने भी प्राप्त महत्वपूर्ण स्थलें थी, उन सब स्थलों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी पहले हम लोग क्या जानते हैं? इस सभ्यता के नाम के विषय में, कि इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इन सब विषयों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता इसे क्यों कहा गया? तो सर्वाधिक स्थलें सिंधु घाटी के किनारे से प्राप्त हुए थे, इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया या सिंधु घाटी का सभ्यता का नाम दिया गया। लेकिन तत्पश्चात फिर बाद में यह देखा गया कि खोजे गए स्थलों की अधिकतम संख्या सरस्वती नदी, यानी जो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, के आसपास मिले, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रख दिया गया। और उसके बाद कुछ समय के बाद यह भी देखा गया कि जब आगे प्राप्त अधिकतम स्थलें सिंधु और सरस्वती नदी के अलावे भी अन्य नदी घाटी से प्राप्त हुए, जैसे नर्मदा नदी, गोदावरी नदी के तटों से भी पाया गया। इसलिए अब चूंकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त माना गया। और इसके अलावे इसका और एक नाम माना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ये कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता में अधिकतम वस्तुएं कांसा के प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ऐसे लोग खोजकर्ताओं के द्वारा दिए गए नाम इन 3 प्रकार के नाम हैं। लेकिन ये जो नाम है कांस्य युगीन, ये उसके उपयोगिता अनुसार, क्योंकि ये वस्तुओं के उपयोग करते थे, जैसे कि कांसा के वस्तुओं का ज़्यादातर उपयोग किए, इसलिए इन्होंने क्या किया? कांस्य युगीन सभ्यता का नाम से भी इसे संबोधित किया गया। इसके आगे जानते हैं इसके काल को। तो ऐसे तो सिंधु सभ्यता के विषय में बहुत सारे काल को, यानी कि बहुत सारे डेट को बताया गया है कि यह किस काल में था। लेकिन अगर सर्वमान्य तिथि अगर माना जाए तो रेडियो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के अनुसार अगर माना जाता है तो वह 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है, इस कालखंड को ही क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का कालक्रम माना जाता है। ठीक है, तो अगर सिंधु सभ्यता का काल पूछा जाए तो काल क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऐसे बहुत से ने 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व से 1850 ईसा पूर्व, इस तरह से बहुत सारे डेट प्राप्त हुए हैं। लेकिन उनमें से जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। जो किस विधि के द्वारा ये प्राप्त किया गया है?
तो रेडियो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के अनुसार इसे प्राप्त किया गया है। यह पद्धति क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कोई भी वस्तु के विषय में यह जाना जाता है कि वह कितनी पुरानी है और कितने पहले इसका उपयोग होती थी। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? तो अब इस सिंधु सभ्यता के विषय हम लोग जानेंगे कि इस सिंधु सभ्यता का निर्माण कैसे होता है, यानी कि इस सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, तो इसके विषय हम लोग जानेंगे। तो इस सिंधु सभ्यता के विषय में अगर कहा जाए तो ये सिंधु सभ्यता के विषय में दो मत है, तीन मत टोटल है ऐसे। तो सबसे पहला अगर मत बोला जाए तो विदेशी मत के अनुसार यह माना जाता है, विदेशी मत जिसका समर्थन में जॉन मार्शल, विलियर, चार्ल्स डीडी, कोसम्बी, इन सब के अनुसार यह माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ही आते थे, उस सभ्यता के लोगों के द्वारा इस सभ्यता का उद्भव हुआ है, यानी कि निर्माण हुआ है। लेकिन यह इसको मायने नहीं दिया गया। तो मायने किसको दिया गया? जो देसी मत, जो राखलदास बनर्जी के अनुसार जो दिया गया, उन्होंने क्या कि द्रविड़ जाति एवं भूमध्य सागरीय थे, जो द्रविड़ जाति और भूमध्य सागरीय थे, जो और इसी का समर्थन में सबसे अधिक लोगों ने इसी का समर्थन किया, जो सबसे अधिक लोगों ने, इसलिए इसे ही माना जाता है द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, जो कि हमारे यानी कि उन्होंने कहा कि यहीं के मूल निवासी, यानी कि भारत के मूल निवासी लोगों को ने ही इस सभ्यता का निर्माण किया था। इसके बाद ओरेक के अनुसार, TN रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुलाकर के अनुसार आर्यों ने इस सभ्यता की रचना की, परंतु यह सत्य नहीं था, जिसमें कि सबसे कम समर्थन प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से उद्भव के विषय में तीन बातें हम जाने। एक, रामचंद्र लक्ष्मण स्वरूप पुलाकर के अनुसार आर्यों ने किया, लेकिन ये इसका तजुर्बा इसको नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें राखलदास बनर्जी के अनुसार, तो राखलदास बनर्जी के द्वारा जो दिया गया है कि द्रविड़ जाति एवं भूमध्य सागरीय जाति, यानी कि जो भारतीय संस्कृति के जो जाति थे, उन्हीं के द्वारा इस सभ्यता की रचना की गई। तो इसे सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया गया है और इसी को माना जाता है। और विदेशी मत जो था उसको भी नहीं माना जाता है। तो इस सभ्यता की विशेषता के विषय में हम लोग जानते हैं कि आखिर इस सभ्यता की विशेषता क्या है, इस सभ्यता को पढ़ने के पीछे हम लोग का राज क्या है। तो इस सभ्यता के विषय में अगर बात करें तो इस सभ्यता की विशेषता यह है कि इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता सबसे विशेष बात यह थी कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में अपने दुर्ग होते थे। दुर्ग का मतलब क्या हुआ? दुर्ग का मतलब यह होता है कि इन स्थलों में, दुर्ग का मतलब होता है किला, सबसे ऊपरी किला। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के किले थे। एक क्या था? एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला जो था, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से था, तो एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला, क्यों पूर्वी टीला इसका नाम पड़ा? क्योंकि ये पूरब की दिशा की ओर था और ये पश्चिम दिशा की ओर था। और ये पश्चिम दिशा में जमीन से कुछ ऊपर, यानी ऊंचाई पर इसको बनाया गया था, किसी टीले के ऊपर में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम हम लोग दुर्ग भी कहते हैं। पश्चिमी टीला को क्या कहता है? दुर्ग भी। और ये जो पूर्वी टीला था, यह पूर्वी टीला इस पश्चिमी टीला के तुलनात्मक थोड़ा नीचे था। और ये जो हमारा पश्चिमी टीला है, यानी दुर्ग जो है, इस दुर्ग जो है, पश्चिमी टीला जो है, इसके चारों ओर घेराबंदी भी की हुई थी। इसके चारों ओर क्या था? घेराबंदी भी किया हुआ था। पश्चिमी टीला यानी जो दुर्ग था उसके चारों ओर क्या था? घेराबंदी किया गया था। लेकिन इस पूर्वी टीला के चारों ओर किसी प्रकार का घेराबंदी नहीं किया गया था। इसलिए हम लोग अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखते हैं तो पश्चिमी टीला अधिक सुरक्षित थी और पूर्वी टीला तुलनात्मक कम सुरक्षित थी। और इसे देख करके ऐसा लगता है कि जो पूर्वी टीला है उस पर गरीब लोग बसा करते थे, और जो पश्चिमी टीला जो ऊपर में बना हुआ जो ज़्यादा सेफ था और जिसमें किलाबंदी यानी चारों तरफ से चार दीवारें किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, उस किले पर, उन सब किलों पर कौन रहते थे? उन सब किलों पर अमीर लोग रहा करते थे। एवं सिर्फ एक ही स्थल ऐसा प्राप्त हुआ है जहाँ पर तीन जो नगर है उनको तीन भागों में बांटा गया था। वह नगर कहाँ है? तो वह धौलावीरा।
वो कहाँ है? धौलावीरा। धौलावीरा सिर्फ ऐसा एकमात्र स्थल है जहाँ 3 भागों में विभाजित नगर थे। यानी कि यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी टीला जितने भी नगर है लगभग सब में क्या है, यही है कि पूर्वी और पश्चिमी टीला के रूप में सबको बांटा गया है, सबको है, यानी कि 2 ही भाग में उसको बांटा गया है जितने भी नगर हैं। लेकिन यहाँ पर जो धौलावीरा था, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। अब ये 3 भागों में क्यों बांटा गया था, ये तो उस समय के जो सिंधु सभ्यता कालीन जो लोग जो निवास करते थे वही जानते थे कि इसके पीछे का राज क्या था। लेकिन वहाँ क्या था, ये 3 स्तरों पर यानी कि 3 नगरें वहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ नगर वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा से ही ये लकड़ी के बने हुए जो नाली है उसका भी वहीं से प्राप्त हुए। और सबसे सुव्यवस्थित जो सबसे सुव्यवस्थित जो जल निकास प्रणाली का जो बात किया जाता है वो धौलावीरा का ही होता है। ठीक है, ऐसे सब में जल निकास प्रणाली सबसे अच्छे थे, लेकिन सबसे अगर अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से अगर बोला जाए तो उसमें कौन था, तो धौलावीरा था। ठीक है, इसकी अगर व्यवस्था घरों की, अगर प्रत्येक घरों की व्यवस्था की बात किया जाए तो प्रत्येक घरों में क्या था, प्रत्येक घरों में जो सुविधाएं थी उसमें क्या थी कि प्रत्येक घरों में अगर बात किया जाए तो प्रत्येक घर में जल निकास हेतु नालियाँ होती थी। जल निकास हेतु क्या होती थी, देख सकते हैं जैसा कि यहाँ नालियाँ होती थी। ठीक है, जो मुख्य सड़क के नालियों से मिलती थी, जो मुख्य सड़क के नालियों से यहाँ पर क्या होती थी, मिलती थी। और क्या होता था कि घरों में खिड़कियां नहीं होती थी। यहाँ तो हमने घरों का ये दिखा ना, यहाँ पर जो है जितने भी घर प्राप्त होते थे उसमें क्या है कि घरों में खिड़कियां नहीं होती थी। सिंधु सभ्यता में बने जितने भी घर थे उसमें क्या नहीं प्राप्त हुए, खिड़की प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, और लगभग हर घर के आंगन में क्या होते थे, एक कुआं होता था। हर घर के आंगन में क्या क्या मिलती थी, तो एक कुआं मिलता था, एक रसोई घर मिलती थी और एक शौचालय मिलता था। प्रत्येक घर के आंगन में लगभग इन 3 चीज़ों की सुविधाएं थी। और वहाँ पर बगल में एक मैनहोज भी होता था जिसमें कि निष्कासित पानियों को वहाँ पर जमा करके भी रखा जाता था। इसी प्रकार से अगर बात करते थे इस सभ्यता के विषय में, तो और क्या कह सकते हैं कि यहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और अनेकों आयताकार खंडों में विभाजित करते थे, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि उस समय की जो सड़कें थी वो क्या थी, ये मुख्य सड़क थी। और ये सब क्या है, गली वाले सड़क हैं। ये सब क्या है, गली वाले सड़क हैं। ये सभी क्या है, गली वाले सड़क हैं। यानी कि जैसे ये मेन रोड हुआ और इन चारों ओर से ये क्या है, गली वाले रोड है। तो ये सब जो मुख्य सड़क था, वो मुख्य सड़क के साथ जो गली वाले जो सड़क थे वो सभी क्या थे, एक दूसरे पर लंब पर समविभाजित करती थी, यानी लंब पर काटती थी। तो इसके विषय में क्या किया है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभाजित हो जाते थे, जिसके कारण क्या होते थे, नगर अनेक आयताकार खंडों में विभाजित हो जाती थी। तो इसके विषय में जाने हम लोग। और क्या था, और हम लोग क्या कर सकते हैं इसके विषय में, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सभ्यता में बने दरवाजे, और एक चीज़ कह सकते हैं कि इस सभ्यता में जो जितने भी घर थे उसमें जो जितने भी दरवाजे मिले वे सभी दरवाजे गलियों में बनी सड़क पर खुलते थे। यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, ये मान लें हमारा इस सभ्यता में बने घर है, तो इसमें जो दरवाजे होते थे वो दरवाजे इस मुख्य सड़क की ओर कभी नहीं खुलती थी। वो कहाँ खुलती थी, वह जो गली वाला जो सड़क था, जो गली के जो सड़क थे उस सड़क के ठीक इस सड़क के ओर ही खुलते थे। लेकिन इस सड़क पर भी इस सड़क की ओर नहीं खुलती थी, सड़क के अंदर की ओर खुलती थी। अब ये क्यों इस तरह खुलती थी, ये मान ले हमारा घर है, ये हमारा गली वाला सड़क है, तो ये हमारा ये दरवाज़ा है, तो ये दरवाज़ा अंदर की ओर खुलती थी, ये बाहर की ओर नहीं खुलती थी। अब ये क्यों खुलती थी उस समय, कि अब ये तो उसी समय के लोग जानते हैं। लेकिन यह
काफ़ी काफ़ी एक सभी प्रकार से प्राप्त हुई। सिर्फ एक स्थल ऐसा था, सिर्फ एक स्थल लोथल ऐसा प्राप्त हुआ जहाँ पर कि घर जो बने थे उसमें जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं, वो मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं। कहाँ पर? लोथल। ठीक है, एकमात्र लोथल ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर मुख्य सड़क की ओर खुले मिले हैं। और इसका आकार की अगर बात करें तो यह देखने में शतरंज के आकार की लगती थी, ये शतरंज के आकार की तरह लगते थे। क्योंकि देखिए इस प्रकार से तो हम एक ही नगर को लिए हैं, इस प्रकार की आपका ढेर सारा नगर मिलता था। इस तरह से ये मुख्य फिर सड़क होता था, फिर इधर इस तरह से फिर आपको आयताकार भागों में बटा हुआ मिलता था, फिर इस तरह से मिलता था। तो ये किस तरह से मिल जाता था? यह पूरी तरह से एक शतरंज की भांति यह प्राप्त होती थी, इसका जो आकृति है। ठीक है, इस सभ्यता के विषय में यहाँ तक हम लोग जानें। इसका तो हम लोग क्या जानेंगे, तो अगर इस सभ्यता में बने ईंट के जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात अगर कहा जाए तो इसका अनुपात जो था वह 4:4:2:1 के रेशियो पर था। इसमें जो प्राप्त ईंटें थी वो किस रेशियो पर प्राप्त थी? 4:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कच्ची ईंटों का जो उपयोग है, कच्ची ईंटों का उपयोग दीवार यानी चार दीवारी, जो आप लोग देखें ना वहाँ पर जो पूर्वी जो पश्चिमी टीला यानी जिसका दुर्ग कहते थे उसमें जो किलेबंदी किया जाता था उस पर इस कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। उस पर क्या किया जाता? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। घर जो बनाया जाता था वह बनाया जाता था पक्की हुई ईंटों का, लेकिन उस पर जो किलेबंदी की जाती थी उस पर किसका उपयोग किया जाता था? इस कच्ची ईंटों का। ठीक है, और सड़कें, जैसे ये सड़क जो बनता था इन सड़कों पर किसका उपयोग किया जाता था? कच्ची ईंटों का। और पक्की ईंटों का भी उपयोग किया जाता था। जैसे पक्की ईंटों का उपयोग कहाँ किया जाता था? विशाल भवन के निर्माण में, स्नानागार के निर्माण में, या अन्नागार यानी कि जिसमें अनाज रखने का जो घर था, कोठार था, उसको अन्नागार बोला गया है। तो इन सब चीज़ों के निर्माण पर किसका उपयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का। यानी कि हम लोग ये मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। और एक बात इसमें जानकारी क्या ये जानना है कि यह जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जो है, ये सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के युग के अंतर्गत रखा गया है। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता है। यह आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो देखिए इतिहास को अगर बात करें तो हम लोग 3 भाग में जानते हैं। क्या जानते हैं? एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, और एक होता है इतिहास, और एक होता है इतिहास। तो ये तीनों चीज़ क्या क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या समझेंगे? ये तीनों क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा गया है? तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐसे काल जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हो, सिर्फ पुरातात्विक प्रमाण ही मिले हो। यानी कि क्या कहते हैं कि ऐसे काल जिसमें कि खुदाई के पश्चात उसमें किसी प्रकार का कोई लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त हुए, सिर्फ उसमें क्या है, उसमें पुरातात्विक प्रमाण का मतलब हुआ खुदाई के पश्चात कोई वस्तुएं प्राप्त हुई है, उनसे कोई न कोई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग जानते हैं कि कोई इससे पहले भी एक सभ्यता थी। इस प्रकार की जो सभ्यता की जो जानकारी मिलती है, इन सब सभ्यता को ही हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल की लिखित एवं पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं परंतु लिखित प्रमाणों को पढ़ा नहीं गया हो, क्या कहते हैं? इसमें जो है लिखित, और ये जो हमारा सिंधु सभ्यता है इसमें लिखित और पुरातात्विक यानी कि उस खुदाई के पश्चात कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसे क्या है, पढ़ा नहीं गया है। इसके जो लिखित जो प्रमाण है इसको पढ़ा नहीं गया है, और इसमें जो लिखने का तरीका था वह दाएं से बाएं की ओर था। इसमें जो लिखने का तरीका है वो कहाँ से है? दाएं से बाएं की ओर है, यानी कि बाएं की तरफ थी। लेकिन इसमें इसकी जो लिखने का जो तरीका था इसमें एक आकृति के टाइप से ये बनाते थे, किसी न किसी सिंबल के टाइप से इसको बनाते थे। इसलिए इस सभ्यता में जो लिखित जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें जो लिपि प्राप्त हुई है, उन सब लिपि को हम लोग क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। तो हम लोग जाने प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो वैसे काल जिसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता, सिर्फ पुरातात्विक विभागों
पुरातात्विक चीज़ों और स्थलों से ही उसकी कालकर्मों का पता चलता है, यानी उसके इतिहास का पता चलता है। और आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं हम लोग? तो आदि ऐतिहासिक काल हम लोग उस काल को कहते हैं जिसकी जानकारी हमें पुरातात्विक चीज़ों से और लिखित जानकारी भी प्राप्त होती है, लेकिन लिखित जानकारी को पढ़ा नहीं गया हो, सिर्फ पुरातात्विक चीज़ों को ही इससे हम लोग को समझ के उसके विषय में हम लोग जो इतिहास के बारे में जो जान पाते हैं, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। और इतिहास किसे कहते हैं? तो जिस काल में लिखित एवं पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया हो, उस काल को हम लोग कहते हैं इतिहास। ठीक है, तो जैसे ही देखिए इसमें जो आदि ऐतिहासिक काल में जो यानी कि सिंधु सभ्यता में जो लिखित जो लिपि मिली है, उन सब लिपि को जिस दिन पूरी तरह से पढ़ लिया जाएगा, उस दिन यह आदि ऐतिहासिक काल नहीं कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा? यह इतिहास के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक इसको किसी भी इंसान ने, किसी भी लोगों के द्वारा इसे नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पावासी लोहा को छोड़कर, यह भी देखा गया था कि हड़प्पावासी जो है लोहा को छोड़कर सोना चांदी, यानी कि सिर्फ किसको छोड़ करके? लोहा को छोड़ करके सोना चांदी तांबा कांसा टीन सीसा इत्यादि धातुओं का भी उपयोग करने लगे थे। किस किस चीज़ का उपयोग करते थे? टीन सीसा चांदी तांबा कांसा लोहा, इन सब वस्तुओं का भी इन सब चीज़ों से बने वस्तुओं का भी ये लोग उपयोग करते थे। और इन लोग के पास एक विकसित टेक्नोलॉजी जो था, वह तांबा और टीन को गला करके कांसा बनाने की जो प्रक्रिया अभी भी हम लोग जो यूज करते हैं, उस प्रक्रिया को ये लोग जानते थे। यानी कि तांबे और टीन को गला करके इन लोग कांसा बनाने का प्रक्रिया से पहले से ये लोग जानकार थे। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि सामाजिक जीवन इसके किस प्रकार से थी। तो सामाजिक जीवन के विषय में अगर बात करें हम लोग, तो सामाजिक जीवन समाज का आधार परिवार था, जो कि मातृसत्तात्मक था। उस समय समाज 4 वर्गों में बटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार। कौन कौन से? विद्वान, योद्धा और शिल्पकार। इस सभ्यता में लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह के थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य संगीत आदि इस सभ्यता के लिए मनोरंजन का प्रमुख साधन थे। ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। समाज में शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, शवों को क्या था? जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। इसके विषय में हम लोग आगे और डिटेल से थोड़ा जानेंगे। इसके अगर बात करें इसके धार्मिक जीवन के बारे में, तो इसका धार्मिक जीवन से जुड़ी कुछ आस्थाएं इस प्रकार से भी थी कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके साथ ही वृक्ष पूजा भी करते थे, वृक्ष पूजा का भी प्रचलन था। तथा कुंभड़ वाला साड़ लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। कुंभड़ वाला साड़ जो है वो लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। नाग की भी पूजा करते थे लोग। इस सभ्यता में मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु इस सभ्यता में जैसे पशुपतिनाथ यानी कि जो शिव की पूजा जो की गई है, उस शिव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह शिव की भी पूजा करते थे। अगर इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के विषय में अगर बात किया जाए, तो इस सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं एवं जौ थी। इस सभ्यता की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं एवं जौ थी। और कृषि, पशुपालन और व्यापार आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। हड़प्पा सभ्यता से गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों एवं तिल सहित कुल 9 फसलों की जानकारी मिली है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती यहीं हुई है, इसलिए यूनानियों ने इसे सिडोन कहा। इसलिए यूनानियों ने इसका एक नाम क्या रख दिया? सिडोन रख दिया। विश्व में जो सबसे पहला जो कपास की खेती हुई है वह भारत में ही शुरू हुई, इसलिए यूनानियों ने क्या किया? इसका नाम सूडान रख दिया।
ठीक है। तो ये इसके विशेषताओं के विषय में हम लोग इतनी चीज़ों को जाने। अब हम लोग जानेंगे कि हड़प्पाकालीन स्थल एवं उनसे जुड़े कुछ बातें। और यहाँ हम बता दें कि हड़प्पाकालीन हम लोग सभी स्थलों की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उन सब स्थलों के विषय में जरूर कर सकते हैं जिन सब स्थल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि उन सब स्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। उन्हीं सब स्थलों के बारे में हम इसमें अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कहाँ, तो हम लोग आते हैं अफगानिस्तान के बाद। तो अगर अफगानिस्तान का बात करते हैं तो सबसे पहले हड़प्पाकालीन स्थल एवं उनसे जुड़ी बातें में अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, अफगानिस्तान से प्राप्त दो ही स्थल है, दो प्राप्त स्थल क्या क्या है, तो एक सोतुगोई, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं, और एक मोदीगाक, यहाँ से कोई भी विशेष चीज़ों का प्रमाण नहीं मिला है। मोदीगाक से कोई भी विशेष प्रकार का जो है प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सोतुगोई से क्या है, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं, जो कहाँ पर है, अफगानिस्तान। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि सोतुगोई ये निम्नलिखित में से किस देश में पड़ता है, यानी कि सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल सोतुगोई या मोदीगाक किस देश से संबंधित है, तो यह अफगानिस्तान से है। इसी प्रकार से अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान को थोड़ा सा मैप के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। आइए हम लोग मैप के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ मैप पे जैसे कि देख सकते हैं, अगर अफगानिस्तान जो है आपका यहाँ पड़ता है, देखिए अफगानिस्तान का क्षेत्र इधर मिलता है। अगर अफगानिस्तान के क्षेत्र की बात करें तो आपका अफगानिस्तान यहाँ प्राप्त होती है, यहाँ अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान का भाग है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तो दो ही स्थल है, सोतुगोई और मोदीगाक। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपके देखिए 3 स्टेट्स आपको प्राप्त स्थल हैं। 3 स्थलों से जो प्राप्त स्थल है उन सभी को ही सिर्फ पढ़ना है। जैसे कि ऐसे प्राप्त स्थल हम लोग जानते हैं 1500 से अधिक है। हमने ये नहीं कहा कि प्राप्त स्थल इतने ही हैं, लेकिन प्राप्त स्थलों में हम उन्हीं सब स्थलों को पढ़ेंगे जिसके विषय में प्रश्नों को पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो देखिए जैसा कि अगर बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक पंजाब है, इस पंजाब के बगल में यहाँ भी क्या है, एक पंजाब है। यानी कि इस पंजाब को पहले ये पूरा पंजाब था, जिसे काट करके आधा भारत का हिस्सा आधा पाकिस्तान का हिस्सा। तो भारत में भी उसका नाम अभी पंजाब कहा जाता है और पाकिस्तान में भी उसको पंजाब ही कहा जाता है। तो ये पंजाब स्टेट एक कहाँ हुआ, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में पंजाब में एक स्थल है यहाँ पर हड़प्पा, यहाँ पर कौन सा स्थल है, हड़प्पा। और उसके जस्ट नीचे में क्या है, सिंध, उसके नीचे में क्या है, सिंध। इस सिंध स्टेट में क्या है, इस सिंध राज्य में अगर देखा जाए तो इसमें 3 स्थलों के बारे में हमको पढ़ना है। किस किस चीज़ों के बारे में, तो जैसे मोहनजोदड़ो, चंदहुजड़ो और कोडदीजी। किस किस के विषय में, मोहनजोदड़ो, चंदहुजड़ो और कोडदीजी, इन 3 स्थलों के विषय में हम लोग को पढ़ना है। और इसके आगे अगर देखा जाए तो इधर यहाँ पर है एक स्थल बलूचिस्तान, यहाँ पर एक स्थल है, यानी एक राज्य है बलूचिस्तान। तो ये बलूचिस्तान से अगर देखेंगे तो इस पर भी कुछ स्थल है, जैसे कि आप मान सकते हैं यहाँ का जो सबसे पश्चिमी छोर जो है सुत्का गेडोर, उसके बाद बालाकोट, डाबरकोट, इस प्रकार के कुछ स्थलें यहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो और अगर भारत की बात करें तो भारत में किन किन राज्यों से स्थल प्राप्त हुई है, तो देखिए भारत में सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ से पंजाब में सबसे पहले, यहाँ श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर में, यहाँ जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर बाद यहाँ पंजाब में भी प्राप्त हुई है, और पंजाब के बाद हरियाणा में भी प्राप्त हुई है, और उसके बाद राजस्थान में प्राप्त हुई है, फिर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई है, फिर आपका गुजरात में प्राप्त हुई है, फिर आपके महाराष्ट्र। ये बस इतने ही, कितने राज्य टोटल हुए, तो जम्मू कश्मीर 1, फिर यहाँ पंजाब 2, फिर यहाँ हरियाणा 3, फिर उत्तर प्रदेश 4, फिर राजस्थान 5, फिर गुजरात 6, फिर महाराष्ट्र 7, यानी टोटल 7 राज्यों, भारत के इन 7 राज्यों से क्या हुए, सिंधुकालीन सभ्यताओं के स्थलें प्राप्त हुई हैं। तो आज भर हम लोग इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग आज इतना ही देखेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़ी जो बातें हैं उन सबको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो विभिन्न परीक्षाओं पूछा गया प्रश्न है उन सब प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक दिन उन सब प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ताकि आप लोग को इन सब वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से आप लोग को समझ में आ जाने के बाद हम उन सब क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी सेट बनाए, आपसे कोई भी सेट बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग को इतना वीडियो देखने के लिए।